कुछ ही दिनों पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्पीच देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ कह रहे थे कि हम कहीं नहीं जाने वाले। Retired at the right time, August 2027, subject to divine intervention. यानी उनका कार्यकाल अगस्त 2027 में पूरा होने वाला था, लेकिन 21 जुलाई को रात के करीब 9 बजे जगदीश धनखड़ ने अपने आधिकारिक लेटर में स्वास्थ्य को हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी तरफ संसद में मानसून सत्र भी शुरू हो गया और संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा माहौल काफी गर्माया हुआ था। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति थे, इसलिए उन्होंने इस सदन में इस सत्र को लेकर अपनी पहली अध्यक्षता भी की। लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा कौन सा शतरंज खेला जिससे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ को इस्तीफा तक देना पड़ा? फिर इस इस्तीफे के पीछे कौन से कारण है जिसको लेकर इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है आज के इस एपिसोड में। तो देखो, पहला सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि विपक्ष द्वारा जस्टिस वर्मा को हटाने की मांग को उसे धनखड़ जी ने मान लिया था, क्योंकि इसमें विपक्ष ने 50 सिग्नेचर को इकट्ठा करके तो धनखड़ जी ने टेजिटरी कमेटी को जस्टिस वर्मा के रिमूवल की परमिशन दे दी थी। बाय द वे, वही जस्टिस वर्मा जिसके घर कुछ ही दिनों पहले जले हुए नोट हाथ लगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये मानी जाती है कि इस मामले को सरकार खुद हैंडल करना चाहती थी। अगर जुडिशरी के खिलाफ मोर्चा खुलता है तो सरकार इसे नियंत्रण करना चाहती थी। साथ ही साथ यशवंत वर्मा को हटाने का मतलब ये भी होता है कि आप विपक्ष को एक मौका दोगे कि जस्टिस शेखर को भी हटाने का प्रयास किया जाए। लेकिन बीजेपी चाहती है कि जस्टिस शेखर को किसी भी तरह की आंच न आए। लेकिन यहाँ पर धनखड़ जी ने भी पाया था कि विपक्ष ने जो सिग्नेचर जस्टिस शेखर के लिए लाए थे वो सही नहीं थे, तो स्ट्रेस कमेटी फॉर रिमूवल नहीं बनाया गया, क्योंकि वहां पर एक डबल सिग्नेचर भी पाया गया जिसको बाद में अलग से इन्वेस्टिगेशन किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि जस्टिस शेखर को लेकर बीजेपी और धनखड़ के बीच कहीं कहा सुनी शंका भी बताई जाए। वहीं धनखड़ अपनी शक्तियों को गिनाते हैं तो दूसरी तरफ सरकार अपने एमपीज को गिनाते हैं, तो इन पीस का कहीं ना कहीं थ्रेड तो आता है। इससे पहले कहीं और जलालत हो, वाइस प्रेसिडेंट ने अपना इमीडिएटली इस्तीफा दे दिया मोरल ग्राउंड क्लेम करने के लिए। अब देखो, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो ए पॉलिटिशियन होता है, यानी पार्टी अपोजिशन से ऊपर उठकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी निभाना होता है, और ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए और भी जरूरी होता है। इसलिए राज्यसभा निष्पक्ष रूप से चले, ये उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या धनखड़ जी इस निष्पक्षता के पक्ष को बरकरार रखते हैं? लेकिन आरोप तो यही लगता आ रहा है कि वो संविधान की कम और सरकार की ज्यादा सुनते थे। तो देखो, इसमें कुछ सबूत भी मौजूद है। यानी 2022 में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कोर्ट की आलोचना की, जिसमें कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जुडिस वॉच अफॉक्यू एंड नॉट अकाउंटेबल एंड एलियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बीच सालों से सरकार तो यही कोशिश करती आई है कि जो जुडिशरी अपॉइंटमेंट है उस पर सरकार का ज्यादा कंट्रोल हो, लेकिन कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी करने से मना कर दिया और किरण रिजिजू खामोश रह गए। इसके अलावा धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट का पद सुनते, जिसमें वो कुछ दिनों बाद कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल देते, जिसमें वो कोर्ट के 2015 के जजमेंट की कड़ी आलोचना करते हैं, जिसमें एनजीएससी को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। धनखड़ का मानना है कि एनजीएससी को हटाना संसद के अधिकारों का उल्लंघन है और जिसमें लोगों के मैंडेट का मजाक था। और इसमें विपक्ष ने कहा कि मोदी सरकार संवैधानिक बॉडी को ठीक से काम नहीं करने दे रही, दखलंदाजी कर रही है। फिर आता है साल 2023 का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुद्दा, जिसमें धनखड़ जी ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के परिसिंबल के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया। तो देखो, साल 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि संसद संविधान में अमेंडमेंट तो जरूर कर सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसमें धनखड़ जी का तो मानना था कि डेमोक्रेसी में बेसिक स्ट्रक्चर तो सुप्रीम ऑफ द पीपल होता है। इसके अलावा अप्रैल में धनखड़ जी का जुडिशरी के खिलाफ एक और मुद्दा खड़ा हो जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नर्स है वो अपने पॉकेट वीटो को अनंत काल तक अपने पास नहीं रख सकते, जिसमें आपको 3 महीने के भीतर अपनी राय देनी होगी। इस बीच धनखड़ जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्पीच में कहा कि संविधान में पार्लियामेंट के ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हिदायत नहीं दे सकते। और नंबर 2, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो देखते हैं कि धनखड़ जी राज्यसभा में कैसा रवैया रखते थे। तो देखो, जुडिशरी के मामलों से ज्यादा तो उसको याद रखा जाएगा विपक्ष को फटकार लगाना। You want to destabilize the entire nation? Yeah, you are out to create chaos in the house. यानी वो इस मामले में कभी भी पीछे नहीं हटे।
तो देखो 2023 में विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को राज्यसभा में पधारना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि मणिपुर में सरकार क्या कर रही है, क्योंकि मणिपुर तो जल रहा है। तब धनखड़ जी कहते हैं कि वो तो प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, वो इस सदन में पधारे या ना पधारे। तो चलो हमने भी मान लिया कि वो तो प्रधानमंत्री का हक होता है कि आए या ना आए, तो फिर विपक्ष का भी तो हक बनता है कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह से जवाब मांगे कि कुछ यंगस्टर अपनी मांगों को लेकर इस प्रकार से सदन में कैसे घुस सकते हैं, सलाव बम के साथ कैसे अलाउड हो, क्या यही इंटरनल सिक्योरिटी है? लेकिन उनकी तरफ से कोई स्पीच या स्टेटमेंट नहीं आया। हुआ ये कि विंटर सेशन 2023 में 146 एमपीज को सस्पेंड कर दिया, दोनों हाउसेस को मिलाकर, जो हमारे देश के डेमोक्रेटिक इतिहास का हाईएस्ट सस्पेंड नंबर था। और नंबर 2, 2024 में पेपर लीक होता है, हंगामा मच जाता है, कई सवाल उठते हैं, जिसमें अपोजिशन पक्ष के लीडर खड़गे जी राज्यसभा की वेल में घुस जाते। तब धनखड़ जी बोलते हैं कि आपने तो राज्यसभा पर धब्बा लगा दिया, कभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस प्रकार से सदन में प्रवेश नहीं किया। तब खड़गे जी ने कहा कि न्याय की शेयर तो कभी हमारी तरफ देखती ही नहीं, तो मुझे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से सदन की वेल में घुसना पड़ा। पिछले साल कपिल सिब्बल और धनखड़ जी के बीच भी एक मुद्दा खड़ा हो जाए, जिसमें कपिल जी कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक देश में संसद के डिसाइडिंग मेंबर को इतनी बार टोका नहीं जा सकता, ये थोड़ा सही नहीं है। लेकिन धनखड़ जी ने अपना रवैया जारी रखा, इसलिए धनखड़ जी अपने फटकार वाले रवैये को लेकर काफी चर्चित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी के इस्तीफे की अनाउंसमेंट के बाद, ये ऑफिशियल लेटर के कई घंटों बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हैंडल से एक ट्वीट किया और लिखते हैं कि धनखड़ जी को देश की कई भूमिकाओं में सेवा करने का मौका मिला, तो मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये कैसी बात हुई? कभी कभी तो मोदी जी के ट्वीट पर बाढ़ आ जाती है। खैर, अब जो भी इस पद को ग्रहण करेंगे वो अगले 5 साल तक अपने पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नामों की आशंका बताई जा रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से उम्मीदवार है जो हमारे विकासशील देश को एक विकसित देश की ओर पथ प्रदर्शन करे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।